नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को अपने सामने बनता हुआ देखने। मेरे साथ हाजिर हैं श्रीमान अशोक जैन साहब, जो कि राजस्थान राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये कहिए कि राजस्थान के अंदर अगर आप सबसे ऊंचा पद कल्पना में निकाल सकते हैं, जो कि पढ़ लिख कर प्राप्त कर सकते हैं, तो उस पर रहे हुए श्रीमान अशोक जैन साहब। तो आज हमारे साथ में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे सेशन में अपना समय लेकर हाजिर हुई हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि आप सभी को भविष्य की मनोकामना पूरी हो, ऐसी शुभकामनाएं देने। और उनका उद्देश्य है आज आपके साथ इस मंच को साझा करने का कि जो विद्यार्थी बहुत ही नॉमिनल बैकग्राउंड से उठकर, ऐसे बच्चे जिनके पास संसाधनों का अभाव है लेकिन सपनों में चांद छूने की चाहत है, उन्हें उनके सपनों तक पहुंचाने का वो मार्ग प्रशस्त करें। तो आज के सेशन में हम स्वागत करते हैं एकेडमी परिवार की तरफ से श्री अशोक जैन सर का। सर, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। अवस्थी जी नमस्कार, और सभी जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी शंकाओं का समाधान हो। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर, मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ी सी बातें, क्योंकि जानना हमारे गेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो सर आपका, जो कि मुझे मालूम है लेकिन मैं स्टूडेंट्स के साथ साझा करना चाहूँगा सर। विद्यार्थियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के जीवन काल में अगर परीक्षा देकर के सबसे बड़े अधिकारी बनने का सपना होता है, तो यूपीएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा, जिसमें से बनने का मौका मिलता है आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के थ्रू देश की सेवा करने के लिए भारतीय प्रशासनिक अधिकारी का। कहते हैं कि जब भारतीय प्रशासनिक सेवा में आप अधिकारी बन जाते हैं, तो उसके बाद आपके पूरे जीवन काल की उपलब्धियों से, आपके द्वारा राज्य में की गई सेवाओं से जब पूरा पूरा एक बार कलेक्शन निकाला जाता है कि हाँ, ये अधिकारी अपने कार्यकाल में सबसे उत्कृष्ट रहे, उस आधार पर आपको उस राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाती है और वो जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की भूमिका के रूप में जानी जाती है। आप ये समझिए कि जब भी हमारे राज्य में चुनी हुई सरकार, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा गवर्न की जाती है, कैबिनेट के द्वारा उनकी सहायता की जाती है, तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट उनको किसी भी प्रकार की प्रशासकीय जो भी मदद लगती है, या कहिए कि सेक्रेटरीट के माध्यम से जो भी कार्य होते हैं, वो आप ही के नेतृत्व में संपूर्ण होते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है एक इतने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत करने का। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने सवालों के माध्यम से सर के साथ वो बातें पूछने का प्रयास करें जो कि आपके अंदर फिलहाल इन्हें देखकर बन रहे हैं। जब तक आप अपने सवाल मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, तब तक मैं आपके बिहाफ पर कुछ बेसिक बातें सर से पूछ लेता हूं। सर, आपकी इजाजत हो तो हम चर्चा को आगे शुरू करें। हाँ जी, बिल्कुल। जी सर। सर, आप अपना थोड़ा हमें बैकग्राउंड साझा करें कि किस तरह के परिवेश से आपने इतने बड़े मुकाम तक पहुंच बनाई सर। हाँ, मैं अपना परिवेश थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। मैं जोधपुर में पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि फैमिली हमारी जोधपुर में सेटल्ड थी और है अभी भी। फादर पिताजी मेरे यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिसिप्लिन में लेक्चरर और रीडर रहे हैं। अब रिटायर हो चुके हैं, काफ़ी अब तो ओल्ड एज हो गई है। और मैंने खुद ने स्कूलिंग के बाद में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जोधपुर के ही कॉलेज से, यानी MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से किया था। 79 में मैंने पास कर लिया था। 79 में ये करने के बाद तुरंत ही एक सर्विस ज्वाइन कर ली थी रेलवेज़ में, लेकिन साथ साथ ही मैं करीब 6 या 7 महीने कॉलेज में लेक्चररशिप कर पाया। और उस दौरान मैंने ये सिविल सर्विसेज की तैयारी पूरी की। वो 6, 7, 8 महीने मुझे वहाँ मिले थे। बस उसी में मैं वो पूरी तैयारी करके और एग्ज़ाम दे पाया। पहली ही बार में ईश्वर की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं IAS में आ पाया और मुझे होम कार्डर, अपना खुद का कार्डर मिल गया, क्योंकि मेरी रैंक नंबर 8 थी ऑल इंडिया में। मैंने जो सब्जेक्ट उस समय लिए थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स मेरे सब्जेक्ट थे, और उससे मैंने जो है ये परीक्षा दी थी।
अगर आप फैमिली बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अति साधारण है। कोई बहुत हाई फाई बैकग्राउंड से हम नहीं आते, और 4 भाई बहन हैं हम, उनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। जी सर। सर आपने संक्षिप्त में बहुत बड़ा परिचय अपना दे दिया है, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है 8th रैंक होना, होम कैडर में सर्विस पाना, और सबसे बड़ी बात इतने कम समय में प्रिपरेशन करके इतने बड़े मुकाम को अचीव करना। निश्चित ही सर ये सराहनीय है, और आप जब तक मतलब इस पद पर रहे तब तक ये चर्चा का विषय हमेशा रहा होगा, क्योंकि आपकी प्रतिभा जो है वो किसी से छिपी नहीं है। सर अब हमारे बच्चों का ना यहाँ पे सवाल आना धीरे धीरे शुरू हो गया है। सर आज का पूरी तरह का जैसा एनवायरनमेंट है, बच्चा चाहते हुए भी सोशल मीडिया से, न्यूज के माध्यम से दूर नहीं रह पाता है सर। तो ऐसी स्थिति में सर बच्चों में एक विशेष प्रकार से या तो समय का खराब करने की नेचर डेवलप हो जाती है, मतलब बिना चाहे उसका दिन बर्बाद हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि 8-10 घंटे कब उसके इंटरनेट पर निकल गए, या फिर वो इतना इंटरनेट पर रह चुका होता है कि सर उसकी व्यवहारिक लाइफ में डिप्रेशन सा आने लगता है। सर आपके समय में ये एडेड एडवांटेज था, ये हालांकि नुकसान भी था कि आपके पास सूचनाओं के सोर्सेज बड़े कम थे, लेकिन आज अत्यधिक सूचनाओं में बच्चा इतना घिर गया है सर कि वो डिप्रेशन की तरफ भी जाने लगा है। आप ऐसे स्टूडेंट्स को अपने द्वारा सर क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं समझ रहा हूँ। देखिए, ये जो सूचना का युग है, निश्चित रूप से ये सूचना का युग है, और सूचना प्राप्त करने के साधन हमारे पास अनेक हो गए हैं, थैंक्स टू इंटरनेट एंड थैंक्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, कि हमारे पास इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं। पर ये इतने ज़्यादा होना लाभप्रद तो है, लेकिन नुकसानकारी भी। इससे इतनी ज़्यादा सूचनाएं आ जाती कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या तो करें और क्या ना करें, किस किस को देखें, किस किस को पढ़ें, सुने और देखें, बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो आईएएस का एग्ज़ाम, अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। उस पढ़ाई के लिए अगर आपको मदद की ज़रूरत है, किसी प्रकार की एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए ही इंटरनेट पे जाइए। इंटरनेट पे हज़ारों चीज़ें, लाखों चीज़ें आती हैं जो हमारे को सिर्फ एंटरटेन करती हैं, इधर उधर हमारा ध्यान भटकाती हैं, और हमारा फोकस जो है वो डाइवर्ट करती है। उसको हमें रोकना है। अगर मुझे आज मैं कोई विषय पढ़ रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रहा हूँ। अब ज्योग्राफ़ी पढ़ रहा हूँ तो मुझे ज्योग्राफ़ी में कोई किसी बात की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए अच्छी, तो मैं नेट टटोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, उससे नोट भी ले सकता हूँ। पर अगर वो मैंने करते करते साथ में यूट्यूब चैनल खोल ली और उस पर कोई सीरियल आ गया, या कोई कॉमेडी आ गई, या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हमें नज़र आ गया, वो हमने देख लिया, तो टाइम बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी की सोच रहे हैं तो केवल और केवल अपना समय जो है वो इसकी तैयारी में ही लगाइए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, वो मुझे, आप ये ना समझे कि मैं इसको अपनी तारीफ के रूप में कहना चाहता हूँ, वो नहीं है, परंतु उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ कि मैं जब पढ़ रहा था तब ये चीज़ें तो नहीं थी, ऑफ कोर्स ये नहीं थी, लेकिन सिनेमा रेस्टोरेंट तो तब भी होते थे। तो पर मेरा रूटीन था कि 14 से 16 घंटे डेली डेली आफ्टर पासिंग द प्रीलिम एग्ज़ाम, प्रीलिम तक तो मैंने बहुत नहीं किया, लेकिन प्रीलिम पास हो जाने के बाद ये रूटीन था कि डेली इतने घंटे लगाता था अपनी स्टडीज़ में। अब आप सोच लीजिए कि ये कितना ज़्यादा है, कितना तपस्या है ये। और ये मान के चलिए कि ये जो यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, ये दिस इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम in the country at least, if not in the world. बिल्कुल सही कहा सर आपने, और आपने ना आपने उस समय को भी सही रेफरेंस में लिया, क्योंकि आज के समय में जो चुनौतियां हैं जो हमें बड़ी लग रही हैं, वो आपके समय में चुनौतियां अलग प्रकार की थी, लेकिन तब भी वो बड़ी थी। समय के हिसाब से चुनौतियां आगे भी आएंगी, लेकिन वो अपने प्रकार की होंगी, है ना? तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है सर, क्योंकि उस समय बर्बाद करने के अलग अलग तरह के साधन हुआ करते थे। उसके बावजूद फोकस्ड होकर आपने तैयारी करी। आपने सर जो पॉइंट केंद्रित किया वो बहुत अच्छा है सर, कि जब आपकी आवश्यकता हो तब इंटरनेट पर जाइए,
इंटरनेट से अपनी आवश्यकता मत तलाशिए, मतलब सीधा सा अर्थ इसका ये है। बहुत सही आपने कहा सर। इसी क्रम में कुछ बच्चे हमारे इस प्रकार की बातें भी पूछ रहे हैं कि वो सोच ही नहीं पाते कि इस यूपीएससी वो निकाल भी पाएंगे। तो क्या सर आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप इतने आश्वस्त थे क्या कि मेरी तैयारी मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करा देगी? यानी आप जब कर्म कर रहे थे तो आपका फल आपको नजर आ रहा था क्या अर्जुन की तरह सर? देखिए, आशा तो रख के ही चलना पड़ेगा। आशा तो नहीं रखेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। जी तो वो तो उम्मीद रख के ही परीक्षा देनी है और ये सोच के ही चलना है कि मेरा सिलेक्शन होगा। ये आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मुझे ये कतई भरोसा नहीं था। इवन प्रीलिम एग्ज़ाम तक में ये नहीं था कि मैं प्रीलिम पास कर पाऊँगा, वो भी नहीं था। लेकिन जब प्रीलिम पास कर लिया तब ये भरोसा हुआ कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तब मैंने फिर वो जैसा पहले बताया तैयारी की ज़बरदस्त, और सब्जेक्ट मैंने बता दिए अपने, फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा थोड़ा हमारा पढ़ा हुआ था क्योंकि मैंने सब्जेक्ट अपना इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिया हुआ था, तो जी वो थोड़ा मिलता जुलता सब्जेक्ट था, कुछ उसमें भी पढ़ते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उससे मदद मिल गई। लेकिन फिजिक्स मेरे लिए वो था जो मैंने इतना नहीं पढ़ा था, तो मुझे वो पढ़ना पड़ा और मुझे करीब करीब तैयारी के जो 5 महीने करीब मिले, उसमें से 3.5 से 4 महीने मुझे फिजिक्स पे लगाने पड़े। जी जी। और जनरल स्टडीज़ के लिए, जनरल स्टडीज़ का पैटर्न उस समय एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा अलग था, हाँ डिफरेंट आज था। के मुकाबले काफ़ी अलग था। तो जी जनरल स्टडीज़ के लिए तो टाइम बहुत ही कम मिला और जी। नतीजा ये था कि मुझे जनरल स्टडीज़ में कम मार्क्स मिले, फिजिक्स में बहुत अच्छे मिल गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ठीक ठीक मिले, लेकिन ओवरऑल ठीक हो हाँ सर, उस समय सर 2 ऑप्शनल का सीन हुआ करता था, आजकल एक ही ऑप्शनल आता है। ठीक। लेकिन वो बराबर मेहनत है सर, उधर आप दूसरे ऑप्शनल को जितनी मेहनत देते थे अब वो मेहनत जीएस में देनी पड़ती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आपको एडेड एडवांटेज मिला था कभी, नहीं क्योंकि वो नहीं। चैलेंज आज भी उतना ही बरकरार है और आप जैसे परिस्थितियों में तब थे। क्योंकि कुछ लोग इस तरह से कह के अपने आप को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं कि उस समय इतने कंपटीशन नहीं था, लेकिन सर ट्रू ये भी है कि उस समय रिसोर्सेज भी नहीं थे, है ना? तो जो उपलब्ध संसाधन थे आपने उनमें से बेस्ट रिजल्ट निकाला और यही आज के समय को समझने की जरूरत है, जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सभी को। और सर अब मैं एक क्वेश्चन अपना पर्सनल आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चों के बिहाफ पर, पॉसिबल है कि वो भी इससे कनेक्ट कर पाए। सर आप सिलेक्शन पा करके अधिकारी बन करके राजस्थान राज्य में सेवा करने आए। सर सेवा का कार्यकाल पूरे समय बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है ना? मतलब ये मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के संपर्क में आया तो मैंने ये एहसास भी किया है कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रकार के नए चैलेंजेस, हर दिन नए चैलेंजेस। और कई बार ऐसा फील होता है कि आप भी लोग जब बैठते होंगे शांति से तब ये सोचते होंगे कि एग्जाम जब तैयार कर रहे थे ना तब ज्यादा अच्छा टाइम था, चैलेंजेस अब रियल लाइफ के अंदर काफी ज्यादा आ गए हैं। पॉसिबल है, मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन ऐसा हो सकता है। सर आप लोग कैसे अपने माइंड को हेल्दी रखते हैं हर दिन के चैलेंज के साथ, और कैसे आपने अपने आप को इतने लंबे समय तक मतलब सत्यनिष्ठता के साथ में अपने पद पर बरकरार रखते हुए इतने ऊंचे मुकाम पर बरकरार रखा? सर प्लीज उस विषय में थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसा है कि चैलेंज तो इस सर्विस में बहुत ज़्यादा आते हैं और जी वैसे सभी सर्विसेज में ही आते ही हैं। किसी भी काम को करिए चैलेंज तो आएगा ही। जी और इस सर्विस में लेकिन चैलेंज इस तरह का आता है कि कई बार वो काम करने पड़ते हैं जो आपने कतई नहीं सीखे हैं, कतई नहीं किए हैं, कोई एक्सपीरियंस शायद पहले का नहीं है आपके पास, तो भी वो काम आपको सीखना है, करना है और उससे रिजल्ट्स, परिणाम देने हैं, और जी वो भी शॉर्ट समय में, कम बिल्कुल। समय में। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन धीरे धीरे ये सर्विस ऐसी है कि इसमें रह कर के आदमी बहुत कुछ सीखता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पास कर लिया तो अब आपने सब कुछ सीख लिया और अब आप अब आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। जी सीखना तो आपका शुरुआत होती है। इनफैक्ट जिस दिन से आप सर्विस में एंटर करते हैं, सीखने की तो शुरुआत होती है उस दिन से। और जी बहुत कुछ सीखना पड़ता है लाइफ टाइम, पूरे एंड ऑफ द सर्विस तक आप सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये सीखते रहने की टेंडेंसी जो है वही आगे ले जाती है, एग्जैक्टली। वही वही चलाती है हमको आगे। क्योंकि जी इस सर्विस में हर ऑफिसर को
कुछ समय बाद एक नया डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। आज आप शिक्षा विभाग में हैं, कल हो सकता है चिकित्सा विभाग में चले जाएं, परसों हो सकता है डेवलपमेंट में, और उसके बाद हो सकता है पीडब्ल्यूडी या इंजीनियरिंग में कहीं चले जाएं या कहीं और चले। तो आपको हर जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपकी तरफ लोगों की निगाह रहती है कि देखिए ये अब नया ऑफिसर आया है, देखते हैं पहला दिन कैसे काम करता है। फर्स्ट डे Yes. they will give you a very challenging task. The subordinates will come with the most difficult file with you to you. अब सबसे बड़ी और सबसे डिफिकल्ट जो बात होगी ना वो पहले लेके आएंगे सामने। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, क्या क्या उस ट्रिक को आप पकड़ पाते हैं या उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो वो चीज़ देखने की होती है, पर वो आ जाता है समय रहते, आपको समय के साथ आप ये बातें सीख जाते हैं। जी, तो सर मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सही रखते हैं इस दौरान, क्योंकि तनाव तो दिन में घर पे जाते समय होता है सर, घर को उसके लिए हॉबीज, अपनी हॉबीज को जो भी बच्चे कोई ना कोई हॉबी जरूर पकड़े हुए रहते हैं। कोई स्पोर्ट्स करता है, कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में करता है, कोई संगीत में कुछ करता है, कोई कुछ करता है। वो तो एक चीज होगी हॉबी। किसी की हॉबी नहीं है, मान लीजिए कुछ भी नहीं है, तो कम से कम एक मॉर्निंग रूटीन वॉक का, कोई जिम जाने का, या कोई ऐसा चीज कहीं किसी के साथ खेलने का, वो अगर आपने बना रखा है तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा कोई उसमें। और अपने फिर दूसरी बात है कि आपको सर्विस में दोस्त जरूर मिलेंगे, बनेंगे, उनके साथ टाइम गुजारिए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। जब आप किसी प्रॉब्लम में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम में हैं, ऐसा चैलेंज आ गया है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब आप एक रास्ते पे जाएं या दूसरे रास्ते पे जाएं, दोनों तरफ इधर कुआं है उधर खाई है, तो ऐसे मौके आते हैं। तो ऐसे समय पे अगर आप अपने जूनियर सीनियर दोनों तरह के कॉलीग्स के साथ इनफॉर्मल चर्चा कर रहे हैं तो आपको रास्ता निकल जाएगा। सीनियर्स विल गिव यू गुड एडवाइस कि हमारे साथ जब हुआ था तो हमने ये किया या ऐसे इसको हैंडल किया। जूनियर्स विल गिव यू एनकरेजमेंट, एंथुजियाज्म आप में ले आएंगे। तो इस तरह से बात करने से, लोगों से डिस्कस करके आप उस सिचुएशन को पार कर सकते हैं। जरूर सर। और सर जैसा आपने ना अभी इससे शुरुआत में कहा भी था कि जब हम सर्विसेज में होते हैं तो हर दिन डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। समटाइम्स ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनका कि एक्सपीरियंस किसी को नहीं होता है, और कोरोना इसका सर मतलब जीता जागता उदाहरण है जो हम सब ने देखा है। प्रशासन ने जितना मुस्तैदी से उसके साथ चैलेंजेस को सामना करते हुए निपटा है, किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सबका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, और उसके बाद भी इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाल कर उनको सुरक्षित रूप से उस समय से पार निकाल देना, ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी तारीफ है। और निश्चित ही सर ये सबके लिए मतलब पथ प्रदर्शक है। सर इसी क्रम में कुछ मैं चीजें आपसे स्टूडेंट्स के लिए और जानना चाहूंगा सर। जैसे ना कि अभी आजकल के जब आप रिजल्ट्स देख रहे होंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ में ही सिलेक्शन निकाल ले रहे हैं। बहुत ही यंग एज में बच्चे मतलब जैसे ही एलिजिबल हो रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उस समय एग्जाम क्वालिफाई करके बहुत अच्छी रैंक्स के साथ वो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अभी एक ऐसा भी ग्रुप है हमारे साथ, या बच्चे हमारे साथ ऐसे बहुत सारे कनेक्टेड हैं जो 12th के बाद में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सर। तो अब 12th के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन, इन केस अगर वो ग्रेजुएशन टेक्निकल कर रहे हैं तो 4 साल का समय है, और नॉन टेक्निकल कर रहे हैं तो इन जनरल वो 3 साल का समय है। तो सर कोई आपका अनुभव, फर्स्ट हैंड अनुभव, या कहीं से आपके पास कोई ऐसी सूचना कि कैसे इस समय को मैनेज किया जाए कि आप जब यूपीएससी के अंदर पहली बार में बैठें तो उसके अंदर आप बहुत अच्छे से चीजों को पार कर जाएं? देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसको समझ पाना, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू और ओपिनियन यही है कि आप 2 नावों में सवार होकर नहीं चल सकते। आपने 12th के बाद में मान लीजिए इंजीनियरिंग या कोई ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपका ध्येय ये होना चाहिए कि पहले मैं उसको तो ठीक से हैंडल करूं। वहाँ जो मुझे लर्निंग करनी है, आपका एम है यस यूपीएससी में क्वालिफाई करने का एम है आपका, तो उसको ध्यान में रखिए, लेकिन साथ साथ अपने विषय पर भी ध्यान दीजिए। आप उनको तो इग्नोर कर रहे हैं
और यूपीएससी की तरफ पूरा ध्यान लगा रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। आप ना तो इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे। और यूपीएससी का एग्ज़ाम, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम एक तरह से मैं ये कहूँगा ये गैम्बल की तरह है। आज ये सोचिए कि कई लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं और सिलेक्शन तो फाइनली वही 600-700 लोगों का ही होना है। जी उसमें से भी सिविल सर्विस में तो 130-110 लोगों का ही होना है। जी तो बिल्कुल बाकी लोगों का क्या होना है वो आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कोई सिलेक्शन होना गारंटीड तो नहीं है। जी पर आपने जिस ग्रेजुएशन कोर्स को चुना है उसमें तो अच्छी तरह से आपको निकल जाना चाहिए। उससे कम से कम एक आपकी करियर लाइन तो पूरी हो जाती है। जी उसको मत इग्नोर कीजिए प्लीज़, वो जी मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, ये है कि आपके दिमाग में एम है तो आप करंट अफेयर्स से, जिसमें आप काफ़ी वो रखते हैं, महारत रखते हैं जी अवस्थी जी, जी उस करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए, श्योर न्यूज़ से जुड़े रहिए, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए। आप एक या दो न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, हर दिन पढ़िए। तो जी उससे आपको देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, इवन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ऐसी चीज़ों के बारे में भी कई चीज़ें पता चलती रहें। और जब आप बाद में 3 या 4 साल बाद में एग्ज़ाम में बैठेंगे तब जी वो बहुत काम आएगी। बहुत सही मतलब प्रिपरेशन के दौरान सर का जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं वो आपका प्लान बी है। अभी जिस प्लान ए में आप हैं वो है आपका उस परीक्षा को पास करके जिसमें आप वर्तमान में हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये आपका ओपिनियन बहुत एक अच्छा ओपिनियन माना जाएगा क्योंकि इस समय अलग अलग प्रकार के विचार मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो जिस पक्ष से सहमत हो वो उस तरह के विचारों में आपके विचारों को कंसीडर कर सकते हैं। सर एक छोटा सा सवाल और फिर मैं मेरे सवाल ज़्यादा पूछ रहा हूँ, बच्चों के सवाल मैं अपनी तरह से फ्रेम कर रहा हूँ। सर जैसे आपने कहा आप जोधपुर से पढ़े हैं और जोधपुर में आज से लगभग 30-40 साल पहले जिस समय आपने एग्जाम की प्रिपरेशन की थी उस समय संसाधनों का भी अभाव होगा और साथ में सर सर्कल का भी अभाव होगा। सर्कल मतलब लाइक माइंडेड पीपल बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ तो इन दैट केस सर आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा प्रिपरेशन के दौरान? क्योंकि आपने जैसा अभी चर्चा में कहा कि आप 14 से 16 घंटे 18 घंटे पढ़ा करते थे, तो सर इसके लिए ना बहुत ही अच्छे लेवल का एंथुसियाज्म चाहिए होता है और वो समटाइम्स कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो किसी और दोस्त को पढ़ते हुए देखा तब तो हमारा भी मन कर गया कि यार वो भी इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा सर, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन। अवस्थी जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं था। अच्छा कम से कम एक मेरे ही कॉलेज के साथी और मेरे साथ थे जी जिन्होंने मेरे साथ ही पढ़ाई की थी ओके और हम दोनों ने ये तय किया था कि हम इस एग्ज़ाम को देंगे। जी वो भी मेरे जैसे, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मैं नंबर 1 पे था तो वो नंबर 2 पे थे, ओके इतना ही फ़र्क था बस। तो ओके काफ़ी इंटेलिजेंट। हालांकि उनका सिलेक्शन बाद में नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। जी लेकिन हमने तैयारी के दौरान काफ़ी एक्सचेंज किए। हम बैठ करके साथ में डिस्कस करते थे, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को ले लिया और उस पर डिस्कशन किया करते। और ये बहुत अच्छी मेथडोलॉजी है जो मैं कहना चाहूँगा सभी को कि जब आप एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी के, मेंस की तैयारी के टाइम खास तौर से, और आगे चल के इंटरव्यू के लिए जब तैयारी करते हैं तो डिस्कशन को अपना रेगुलर फीचर बनाइए। अपना चाहे एक या दो ऐसे कलीग्स मिल जाए आपको, एक से फ्रेंड मिल जाए जिनका सब्जेक्ट सेम हो, जी जिनका लेवल सेम हो, तो जी उनके साथ आप बैठिए और जी उनसे नोट एक्सचेंज कीजिए, एवरी डे डिस्कशन कीजिए। वो बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता जी जी। तो सर निश्चित ही आपने कहा कि आपने एक कंपनी मतलब एक साथी को अपने साथ में रखा और उनकी वजह से आपको बड़ा हेल्प मिला, क्योंकि बच्चे लगातार कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रिपरेशन के दौरान खुद को फोकस्ड कैसे रखें। तो जैसा आपने बताया कि आपके साथ में एक साथी थे आपके जो प्रिपरेशन में थे और उसके साथ साथ आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए निश्चित ही एक बहुत अच्छा लेवल का एफर्ट पुट किया था। सर कुछ ऐसे वाक्यांश आपके जीवन में साझा करिए, क्योंकि मैं आपसे सर इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ इस बारे में क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग सपना देखते हैं किसी पद पर पहुंचने का, लेकिन वास्तविकता में उस पद के बाद होता क्या है ये केवल ग्लैमर देख के फील किया जाता है।
रियलिटी के अंदर पता नहीं होता है। इन केस जब आप जा रहे हैं 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, या फिर जब आप जा रहे हैं तो पुलिस वाले गेट खोल रहे हैं, सल्यूट मिल रहा है, आप चीफ गेस्ट बने हुए हैं, आपको सुनने के लिए हुजूम उमड़ा हुआ है, अधिकांश युवा यूथ जो आपको सुनता है देखता है वो प्रेरित उन्हीं चीजों से होता है। उसे रियल मायने में ये नहीं पता होता कि प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार से आम जन की जीवन को सुलभ बना रहे हैं। तो सर आप जरा इस विषय पर प्रकाश डालें कि उस ग्लैमर के इतर भी एक और दुनिया है जिसको कि वाकई में जिसके लिए जॉब करनी चाहिए, और किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी लोगों के जीवन को सुधारते हैं। ये जो ग्लैमर की बात आप कह रहे हैं, जी जो ऊपरी चमक दमक है, ये दिखाई पड़ती है बाहर, यस, और उससे लोग आकर्षित होते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी पेन छुपा हुआ है, आई वुड से दर्द छुपा हुआ है, जो ऑफिसर को उठाना पड़ता है। वो दर्द क्या है? अब वो ये है कि बहुत सी आपको एक डिलीवर करना है, आपको एक कोई मान लीजिए एक नया प्रोग्राम है, नई कोई योजना आ गई, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, नीचे की मशीनरी जैसी है वैसी है, उसको चलाना है पूरे राज्य में या पूरे ज़िले में या पूरे किसी रीजन में जहां आप बैठे हैं वहां पे उसको चलाना है। आपको सक्सेस भी मिल रही है, पार्शियल मिल रही है, पूरी नहीं मिल रही है, ऊपर से सुनने को मिल रहा है कि भाई ये योजना ठीक नहीं चल रही है आपकी, क्या बात है, आपने इम्प्लीमेंटेशन अभी तक क्यों नहीं अच्छा किया है। जब आपका रिव्यू मीटिंग होती है चीफ मिनिस्टर के लेवल पे या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, तो पता चलता है कि दूसरे लोगों ने आपसे बेहतर काम कर लिया है और हम कहीं पीछे रह गए हैं। तो ये भी देखने को मिलता है। तो ये सब चमक दमक जो है वो तो बाहर है, वो तो दिखावे की है, वो थोड़ी है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब जो है असल में वो अंदर अंदर क्या है, हमें बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन स्कीम्स प्रोग्राम्स उनको पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझना और समझाना पड़ता है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए कैसे क्या प्रोसीजर बनाए जाएं जिससे कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए, लोग गड़बड़ी ना कर पाएं और लोग उसका फ़ायदा भी ले पाएं, जिनको फ़ायदा देना है वो फ़ायदा ले पाएं। ये चीज़ें सोचने की होती हैं और ये अच्छी तरह सोचने से, गहराई में जाने से ही आता है। गहराई में जा कर के ही आदमी समझ पाता है कि हमें कैसे ये काम करना है। सही कह रहे हैं। केवल बच्चे लोगों जो ये देखते हो कि साहब एक ऑफिसर गाड़ी में जा रहा है, लाल बत्ती लगी हुई है, लाल बत्ती अब हालांकि नहीं रही, या उसके आगे पीछे 2 गाड़ियां चल रही हैं, लोग सैल्यूट मार रहे हैं, दैट इज ऑल इमैटेरियल। ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इसके लिए आप सर्विस में नहीं आ रहे। जी, सही मायने में तो सर जब एक प्रशासनिक अधिकारी चुनी हुई सरकार के साथ मिलकर के योजनाओं के क्रियान्वयन पर या योजनाओं के निर्माण पर फोकस करते हैं, जिसमें कि वो जो अंत्योदय की फिक्र करते हैं कि अंत की लाइन में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको किस प्रकार से पुल किया जाएगा, किस प्रकार से उस व्यक्ति को अपनी दिशा में पुश किया जाएगा, वो सारी चीजें बैठकर कमरे में विचार करना, ये सबसे चैलेंजिंग काम है, जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ आपकी बातों से। क्योंकि अंत में आपको वही करना है कि जो व्यक्ति आपसे कभी नहीं मिला लेकिन आपके जहन में उसकी फिक्र हमेशा है। यही कारण है कि आप योजनाएं बनाते समय उस पर विचार करते हैं कि कैसे उनको हम अपलिफ्ट करेंगे उनके वर्तमान स्तर से। निश्चित ही सर। और मैं यहाँ एक सेंटेंस और जोड़ना चाहता हूँ। जी योजनाएं बनाना, आपने कहा योजनाएं बनाना, नीतियाँ बनाना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है IAS का। और पूरी सर्विस कैरियर में ऐसे कई मौके आते हैं जब आपको नई योजनाएं बनानी पड़ती हैं, ड्राफ्ट करनी पड़ती हैं, नई स्कीम और नए कानून और नई नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। मैंने भी बनाई बहुत। इसके लिए अगर कोई चीज़ काम आती है तो वो होता है ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस। अगर आपने अपने सर्विस के शुरू के दिनों में मेहनत की है, आम आदमी के साथ या नीचे वाले स्टाफ के साथ बैठ करके कंधे से कंधा मिला के काम किया है, तो आप उस समय जब आप कैरियर में आगे बढ़ गए हैं और योजनाएं बनाने का वक्त आया है, तो आप सही काम अच्छी तरह कर पाएंगे।
क्योंकि आपको, जैसा अभी आपने कहा कि आपको उस ग्राउंड लेवल की समझ है कि आम आदमी को क्या चाहिए, यस व्हाट पेन्स द कॉमन मैन, कॉमन मैन को क्या चीज़ का दर्द है, किस जी चीज़ का दर्द है। तो वो चीज़ को अगर आप ध्यान में रख के योजना या स्कीम या नीति बनाते हैं तो वो सक्सेसफुल होगी, पक्का जी। है। सर, आपके जीवन काल का कोई ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहें, जिसमें कि कोई ऐसी घटना जिसने आपको भी बहुत लंबे समय तक मोटिवेटेड रखा हो कि मेरी वजह से ये सब हुआ, और आपका वो प्रोत्साहन का भी विषय बना हो, लोगों के बीच में चर्चा का कारण बना हो? एक चीज़ मैं, खैर एक ही चीज़ कहूँगा, वैसे तो और हो सकती है, लेकिन एक तो कहना ही चाहता हूँ कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर कहते हैं, वो मैं जी था जी 2013 और 14 में। जी और मेरी पोस्टिंग एक्चुअली हो गई थी 2011 में ही इलेक्शंस डिपार्टमेंट। तो मैं इतना 3 साढ़े 3 साल, करीब 3.5 साल वहाँ रहा। और उस जी दौरान 2 इलेक्शन हुए, विधानसभा और लोकसभा। जी अब हमें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अचानक कोई भी काम दे दिया जाता है, वैसे ही हुआ जी कि जब इलेक्शन कमीशन में मीटिंग हो रही थी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने हमें टारगेट दिया, अब आपको अपने स्टेट का वोटर परसेंटेज, वोटिंग वोटर वोटर पार्टिसिपेशन जी जो है वो 10% बढ़ाना है, 10 परसेंटेज पॉइंट बढ़ाना है। हम्म, तो उस समय विधानसभा में जो वोटर टर्नआउट हुआ करता था वो 60 के आसपास रहा करता, 61 to 3, इससे ऊपर नहीं जाता हम्म। पिछले इलेक्शनों में। और लोकसभा में ये 50 के आसपास रहता था, यस सर, 50 यस सर, 49। यस सर। इसको 10 पॉइंट्स बढ़ाना था। हम्म। इट्स ए ह्यूज चैलेंज, ह्यूज, बहुत मुश्किल था। डेफिनेटली सर। उसको हमने चैलेंज को लिया और उस जी पर काम करना शुरू किया, और कई नए नए इनोवेटिव तरीके ऐसे बनाए कि जिससे पब्लिक में एंथुजियाज्म पैदा हो गया, आम पब्लिक में, कि हमें वोट देना है, इस साल हम जरूर वोट देंगे, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे हम किसी भी घराने से ताल्लुक़ रखते हों, अमीर है, गरीब है, छोटे हैं, बड़े हैं, यंग है, बूढ़े हैं, कैसे भी हैं, लेकिन हमें वोट देना है। ये एक कैंपेन चलाया गया, जो मास कैंपेन जिसको कह सकते हैं, और वो जी। बड़ा सक्सेसफुल हुआ। हम 10 तो नहीं, लेकिन 9 परसेंटेज पॉइंट इम्प्रूव कर पाए इन बोथ द इलेक्शंस, अरे वाह सर, दोनों इलेक्शंस। ये तो सर वाकई में काबिले तारीफ है। और देखिए, आपने लक्ष्य बनाया तो अचीवमेंट की मेहनत भी हुई, और आप उस दिशा में आगे भी निकले। निश्चित ही सर ये प्रेरणा का कारण है। और जैसा आपने कहा कि पूरे जीवन पर्यंत चैलेंजेस हमें मिलते हैं, और उन्हें उसी दृढ़ता से जिससे आपने शुरुआत की है उससे निपटना होता है। सर, एक छोटा सा निवेदन आपसे रहेगा कि कल हमारा बच्चों के साथ एक और सेशन होने जा रहा है। मैं निवेदन आपसे ये करूंगा कि सर आप किस विषय पर मार्गदर्शन देने में बच्चों के लिए कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि कल हमारा सेशन स्पेशल क्लास के फॉर्मेट में होगा, जो कि यूट्यूब पर ना होकर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और सभी लोग उसको एज एन कोई भी उसको लिंक के साथ ज्वाइन कर सकता है, और उस लिंक को हमने कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है। तो सर, मैं आपसे निवेदन अपनी तरफ से ये करना चाहूंगा कि आप बिगिनर को कैसे प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, आप उसके बारे में कुछ भी, मतलब हमें, हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दें। इसके अतिरिक्त में आप जो भी अपनी तरफ से ऐड करें वो भी अनाउंस कर दीजिए, ताकि हम बच्चों से अभी आपके माध्यम से अनाउंस कर दें सर। नहीं, मैं जो बताना चाहूँगा, अगर क्वेश्चंस होंगे उस पर क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं श्योर कि कैसे तो हम प्रीलिम एग्ज़ाम की तैयारी करें, जी जब भी तैयारी करना शुरू करें, और कैसे प्रीलिम में पास हो जाने के बाद मेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, श्योर। और जब एग्ज़ाम राइटिंग के लिए बैठे तो हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बहुत बढ़िया। ये एक तो विषय ये हो सकता है। वैसे वो स्ट्रेटजी किसी भी रिटर्न एग्ज़ाम के लिए काम आ सकती है। बहुत तो बढ़िया आप ग्रेजुएशन का भी रिटर्न एग्ज़ाम होता ही है, उसमें भी जी काम आएगी। जी बिल्कुल। तो वो है, और पढ़ाई कैसे करनी चाहिए वो मैं थोड़ा बता। जरूर सर। तो सर, मैं इसी के साथ आपकी तरफ से बच्चों को कल के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि वो सभी लोग पूरी तैयारी के साथ कल शाम 6 बजे उपस्थित होंगे हमारे स्पेशल सेशन में, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आपके साथ अन्य भी चैनल्स के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। और कल हम तैयारी करने के तरीके सर से जानने वाले हैं कि किस तरह से प्रीलिम्स की तैयारी को बहुत ही फोकस्ड अंदाज में किया जा सकता है,
और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, फिर चाहे वो ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, किस तरह से आप अपनी लेखनी को बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं, क्योंकि अंत में आपकी लेखनी ही इन्विजिलेटर के सामने पहुंचती है। आप सशरीर उपस्थित नहीं होते, लेकिन शब्दों के माध्यम से आप शिक्षक की नजरों में चमक रहे होते हैं। तो कैसे आप अपने शब्दों में बंद कर जाएंगे शिक्षक के पास, तो ये कला कल हम सर के साथ में चर्चाओं में पाएंगे। तो इसी के साथ में मैं आप सभी के साथ इस समय फिलहाल के लिए अलविदा लेता हूं। सर का आशीर्वाद आप सब पर यूं ही बना रहे, इसकी मैं सर से गुजारिश करता हूं। और आज का सेशन सर हमारे लिए बहुत लाभप्रद रहा, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। और फिर हम कल समय इसी पर मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।